तो आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है एक नया चैप्टर जो बहुत ही यूजफुल है इंजीनियरिंग लाइन में। जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, चाहे बिल्डिंग बना रहे हो अपने रहने के लिए, चाहे अपने यूज के लिए कोई बर्तन बना रहे हो, कोई वेसल बना रहे हो, चाहे बेंच बना रहे हो, चाहे फैन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो वहां पे इस चैप्टर का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ये डायरेक्टली हमारे लिए यूजफुल है। बाकी सारे चैप्टर्स भी हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट अभी हमें समझ में नहीं आती कि ये मैथमेटिक्स हमारे किस काम का। जैसे पॉलिनोमियल पढ़े तो तुम सोचते हो डेली लाइफ में पॉलिनोमियल का क्या यूज है, ये सोचते होंगे। सर्कल पढ़े तो डेली लाइफ में हमारे सर्कल का क्या यूज है, सोच के कभी कभी परेशान होते हो कि ये क्यों पढ़ते हैं। लेकिन वो सारी चीजें बेसिक हैं, जब आप आगे जाएंगे तो इसी बेस पे आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। मतलब ये अगर बेसिक चीजें नहीं जानेंगे तो अप्लाइड मैथमेटिक्स आप नहीं सीख पाएंगे। यानी जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो मैथ पढ़ने के लिए ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। जैसे ये बिल्डिंग है, ये हमारे लिए यूजफुल है बिल्डिंग। यस सर। क्योंकि इसके अंदर हम बैठे हैं, सेफ हैं। लेकिन क्या इसके नींव में जो ईंट लगाया गया है वो हमारे किसी काम का था? जब हम उसको बना रहे थे तो ये सोचते कि ये फालतू में, ये तो न दिख रहा है बाहर से, न कोई इसके अंदर बैठेगा, फिर इसको क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम, क्यों उस नींव में ईंट लगाए जा रहे हैं। नींव नहीं बनती तो ये बिल्डिंग खड़ा हो पाता? नो सर। तो ये 9th 10th तक आप क्या पढ़ते हो, बेसिक मैथ पढ़ते हो। यानी ये सारी चीजें बेस देती हैं, आपके मैथमेटिक्स को तगड़ा बनाती हैं। यस सर। बेसिक का मतलब वो वाला बेसिक मत समझना इस जो एग्जाम में है स्टैंडर्ड ऑफ बेसिक। ये पूरे ओवरऑल मैथमेटिक्स का बेस हम लोग पढ़ते हैं जूनियर सेक्शन में और मिडिल सेक्शन में। अभी जब हम लोग हायर सेक्शन में जाएंगे, अभी हम हायर सेकेंडरी में हैं, हायर सेक्शन में सेकेंडरी में जाएंगे, फिर हायर में जाएंगे, तो फिर हम पढ़ेंगे अप्लाइड। जैसे बीटेक करने जाएंगे आप तो अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। वहां वो जो मैथ पढ़ोगे तुम, वो सब तुम्हारे लिए डायरेक्ट डेली लाइफ में आपके यूज होने वाला होगा। यहाँ पे ये चैप्टर ऐसा है जो हमारे लिए यूजफुल है, इसका डेली लाइफ में यूज है। अब तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे वो सब कुछ 2 डायमेंशन में पढ़ते आ रहे थे। यानी कुछ ऐसे फिगर के बारे में हम लोगों ने सीखा प्रीवियस चैप्टर्स में या प्रीवियस क्लास में, जिसको हम किसी पेपर पे बना सकते थे जिसकी ड्राइंग, या फिर ब्लैक बोर्ड पे उसको ड्रा करके दिखा सकते थे। जैसे रेक्टेंगल के बारे में हमने पढ़ा, ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा। ये सब 2 डायमेंशनल फिगर थे जो एक प्लेन पेपर पे बन सकते हैं। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो सिर्फ 2 डायमेंशन में नहीं हो सकती, उनके लिए स्पेस की जरूरत पड़ती है। जैसे हम कहें कि इस पे मान लो अगर कुछ लिखने को दें तो इस ब्लैक बोर्ड पे आसानी से लिख लेते हो। लेकिन कहें कि इस ब्लैक बोर्ड पे इस डस्टर को रख दो, रख पाओगे? इस ब्लैक बोर्ड पे इस बेंच को रख दो, रख पाओगे? नहीं, उसके लिए स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो वो स्पेस जो हम कह रहे हैं, यानी जिसमें कुछ हाइट भी होता है, सिर्फ 2 डायमेंशन नहीं होते, लेंथ ब्रेथ के अलावा कुछ हाइट भी होगा, एक तीसरे डायमेंशन की भी जरूरत पड़ेगी, वो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं। उनको क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर भी कई शेप के होते हैं। हम अपने डे टू डे लाइफ में घर में बहुत तरह की चीजें देखते हैं जिनका शेप साइज इक्वल नहीं होता। कुछ ऐसी होती है जो रेगुलर शेप की होती है, मतलब उस शेप का छोटा या बड़ा सामान लेंगे तो सबका शेप एक ही जैसा होता है, बस साइज का डिफरेंस होता है। कुछ बड़ी अजीब होती है चीजें, वो शेप साइज कुछ समझ ही में नहीं आता। जैसे गूथा हुआ आटा है, अब उसको जैसा शेप दे दोगे वैसा बन जाता है, वो किसी शेप का नहीं है। लेकिन घर में आपके बकेट है या ग्लास है तो उसकी साइज छोटी बड़ी हो सकती है, सबके घरों में उसी शेप का मिलेगा। सिलेंडर है, जैसे गैस सिलेंडर है या फिर पानी भरने का सिलेंडर है, टंकी है पानी की, वो सब शेप एक ही होगा। जिसके घरों में ज्यादा लोग होंगे उसके घर में साइज में वो बड़ा होगा, जिसके घर में कम लोग हैं वो छोटा होगा। तो आप आज की क्लास में हम लोग ऐसे ही फिगर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ऐसे फिगर जनरेट कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और उनको बनाने के लिए जिस मटेरियल से बना रहे हैं वो कितना यूज होगा, तो किस साइज का बना पाएंगे हम, उसमें कितना सामान रख सकते हैं हम, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले जो 3 डायमेंशनल फिगर में पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है क्यूबाइड। क्या पढ़ना है? क्यूबाइड। क्यूबाइड का शेप
ऐसा होता है, यानी रेक्टेंगुलर शेप होते हैं, वो सरफेस से मिलकर बना होता है, रेक्टेंगुलर शेप के सरफेस से मिलकर बना होता है। जनरली इसको हम 2 डायमेंशन में शो तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक मॉडल उसका बना सकते हैं। देखने में ये लग रहा है कि ये ब्लैक बोर्ड से थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ है, ये हमारी ड्राइंग की वजह से हुआ। हम लोग कुछ ड्राइंग ऐसी बना लेते हैं जो 3 डायमेंशन, आंखों का धोखा है हमारा, हमें लग रहा है कि आगे की तरफ निकला हुआ, जबकि हमने बनाया प्लेन में। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये इस पे बन नहीं पाएगा, लेकिन एक हमने उसका ड्राइंग इस पे ऐसा बना दिया कि आपको लग रहा है कि ये 3 डायमेंशनल है। जैसे आजकल रोड पे भी जाएंगे तो बड़े बड़े हाईवे पे जो स्पीड ब्रेकर बनाए जा रहे हैं वो 3 डायमेंशनल बनाए जा रहे हैं, 3D में। जैसे आपको देखने से लगेगा कि आगे इस तरह का 3 डायमेंशनल कुछ सामान रखा है, कोई पोल रखा है, ऐसा लगेगा, लेकिन वो सब सिर्फ पेंटिंग होगी, वो ऐसा कुछ होगा नहीं। मतलब अगर हाई स्पीड में भी आप निकल जाते हैं तो उससे दुर्घटना नहीं होगी। अगर वास्तव में रख दिया जाए 3 डायमेंशनल कुछ, तो मान लीजिए आप स्पीड पे अपने कंट्रोल नहीं कर पाए, आपकी स्टॉपिंग स्पीड डिस्टेंस कम है, ज़्यादा है, तो आप उसको क्रॉस कर जाएंगे, क्रॉस करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए ये सोचकर इस तरह के ड्राइंग का भी यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे। तो पहले हम इस शेप के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? क्यूबाइड है। जैसे हमारा ये डस्टर है, अगर चारों तरफ से प्लेन होता, थोड़ा सा यहाँ गड्ढा बनाया गया है, अगर उसको हम प्लेन सपोज करें, ऐसे देखें, तो ये क्या है? क्यूबाइड है। ये क्यूबाइड बनता कैसे है? 6 रेक्टेंगुलर शेप से, यानी 6 रेक्टेंगुलर प्लेन को जब आपस में इंट टू इंट ज्वाइन करते हैं तो क्या बन जाता है? क्यूबाइड बनता है। इसमें 6 सरफेस हैं, देखो, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 है ना? यस सर। तो नंबर ऑफ सरफेस इसमें होते हैं, नंबर ऑफ सरफेस 6, नंबर ऑफ। अब इसमें देखो, जहां 2 सरफेस मिलते हैं एक साथ, वहां एक लाइन जैसा शेप बनता है, उसको एज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एज। तो इसमें एज कितने हैं? कहां पे? देखो, एक एज यहां पे है, 2 सरफेस मिल रहे हैं, 1 2, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो 4 तो यही हो गए, 5वां ये है, 6ठा ये है, 7वां ये है, 8वां ये है, 8 हो गए, और 4 इधर भी होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एज कितने हुए? 12। नंबर ऑफ एज 12, सरफेस कितने थे? 6। अब वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टिसेस देखें, नंबर ऑफ वर्टिसेस। वर्टेक्स किसको बोलेंगे? जहां पे 3 सरफेस एक साथ आके मिलते हैं, वहां पे एक वर्टेक्स बनता है। 3 प्लेन्स आके जहां मिलेंगे वहां वर्टेक्स बनेगा। जैसे एक प्लेन ये आया, देखो, एक प्लेन ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों यहां पे मिल रहे हैं ना, तो इसको हम कहेंगे वर्टेक्स। तो ऐसे कितने वर्टिसेस इसमें दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं इसमें? 8। नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स इसके कितने बन सकते हैं? अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल्स बनेंगे। तो देखिए, जैसे रूम है तो रूम के एक कार्नर से अपर कार्नर से दूसरे लोअर कार्नर को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल बनेगा। तो इसमें कितने डायगोनल बन सकते हैं? एक वहां से वहां तक, दूसरा वहां से यहां तक, 2 हुआ, और 2 ऐसे ही इसमें बन सकता है। तो टोटल कितने हुए? 4। नंबर ऑफ डायगोनल्स 4। अब हम बात करेंगे कि इसकी सरफेस एरिया कितनी होती है। इसमें टोटल सरफेस कितने दिख रहा है? 6। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में 2 तरह की सरफेस एरिया है, एक है टोटल सरफेस एरिया और एक है लेटरल सरफेस एरिया। तो पहले टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या है? यानी टोटल ये कितने सरफेस से बना था? 6। तो 6 सरफेस की एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया। लेकिन कुछ यहाँ सिमेट्री होती है, तो सिमेट्री की वजह से कुछ सुविधा हो जाती है। हम देख रहे हैं कि जितना इसकी एरिया होगी इस सरफेस की, उतनी ही इसके बैक साइड वाले इसकी एरिया होगी। यस सर। होगी ना? तो क्यों ना हम एक ही एरिया निकालें, उसका 2 टाइम्स कर लें। इसी तरह से जितनी एरिया इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी, और जितनी इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी। तो हम 3 एरिया ही निकालें 3 प्लेन की, और उसका 2 टाइम्स कर लें। तो ये क्या है? इसकी एरिया, ये रेक्टेंगुलर है, ये इसका लेंथ है, और ये ब्रेड है। तो इसकी एरिया क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेड, और 2 टाइम्स करता है तो 2 लेंथ इंटू ब्रेड। देखिए, इसको कहेंगे लेंथ, इसको कहेंगे ब्रेड।
और इसको कहेंगे हाइट। तो 2 इंटू पहले क्या मिला हमें, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसकी एरिया अगर निकालनी है तो देखो ये तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो निकाल चुके हैं ना, ये लेंथ इंटू हाइट मिल रहा है ना। yes, ये sir. अगर देखें ऐसे तो ये लेंथ है, ये हाइट है ना। तो इसकी एरिया क्या होगी, लेंथ इंटू हाइट, और उसी के जैसा एक इधर है। और इसी तरह से इसका देखा जाए अगर इसका, तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका अगर देखना है तो एक लेंथ है, एक दूसरा ब्रेथ है। लेंथ ब्रेथ वाला तो हो चुका है ना, ब्रेथ हाइट है, एक ब्रेथ है और दूसरा हाइट है। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, बी एच मीन्स ब्रेथ इंटू हाइट, और थर्ड हाइट इंटू लेंथ। 2 टाइम्स कर दिए तो टोटल एरिया निकल गई। अब एक और होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मीन्स क्या होता है, सामने से चारों तरफ से घूम के देखने पे जो पोर्शन इसका दिखेगा वो क्या है, लेटरल है। तो अगर मान लो इस सरफेस पे इसको रखें ऐसे, और हम आपको सामने से ऐसे दिखाएं, तो कौन कौन सा पोर्शन नहीं दिखेगा, पहले ये बताइए। एक लोअर पोर्शन नहीं दिखेगा, अपर पोर्शन नहीं दिखेगा। जैसे इस रूम को, चाहे अपनी बिल्डिंग है स्कूल की, इसको सामने से आप देखते हो तो क्या क्या नहीं दिखता, इसका फर्श नहीं दिखता, इसका रूफ नहीं दिखता, यानी छत नहीं दिखता है और जमीन नहीं दिखती इसकी। तो उसकी एरिया माइनस कर दो इसमें से। अब बताओ जमीन की एरिया कैसे माइनस होगी, जमीन की एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितनी लंबाई चौड़ाई में ये बना है। तो बस 2LB को हटा दो इसमें से, जो बचेगा वो क्या है, लेटरल सरफेस एरिया है। तो क्या बचेगा, BH प्लस HL, यही बचेगा ना। yes, इन दोनों में H कॉमन है तो H को कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या, L प्लस B इंटू H, यानी लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, 2 टाइम्स। ये लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और लास्ट में हमको पढ़ना है इसमें वॉल्यूम इसका कितना होगा। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई सामान रखे, कुछ भी रखें, या इस डस्टर को हम कहीं रखें तो कितना जगह लेगा, ये कितना जगह लेगा इस स्पेस में। जैसे इस रूम में तुम लोग बैठे हो, अगर हम कहें कि 400 लड़कों को इसमें बैठाना है, बैठा लोगे तुम लोग, कहोगे जगह नहीं है, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है। अगर 400 लोगों को बैठाना है तो आप कहोगे कि एक अच्छा सा बड़ा सा ऑडिटोरियम बनवाइए और उसमें बिठाइए। yes, sir. क्यों, क्योंकि उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी। तो एक चीज हमें समझ में आ गया कि स्पेस जितना ज्यादा रहेगा उसकी वॉल्यूम उतनी ज्यादा रहेगी। जनरली आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो रूम बनाए जाते हैं उसकी हाइट मैक्सिमम 10 फीट तक होती है, 10 या 12 फीट, बहुत ज्यादा है। लेकिन किसी ऑडिटोरियम में चले जाइए, किसी हॉल में चले जाइए, तो वहां पे आपने देखा होगा कि लेंथ ब्रेथ तो ठीक है, जैसे 100 लोगों की कैपेसिटी वाला है तो लेंथ ब्रेथ उतनी ही रहती है, लेकिन हाइट बहुत ज्यादा रहती है। ऐसा फील किया है, कहीं देखा है कि किसी भी हॉल में जाएंगे तो उसकी हाइट ज्यादा रहती है। क्यों, सोचा है कभी? क्योंकि देखिए हमारे रूम में 2 से 3 या 5 लोग मैक्सिमम रहते हैं। हम लोग जिस रूम में रहते हैं, हमारे यहाँ जो घरों में रूम होते हैं उसमें 2, 3 या 4 या 5 लोग रहेंगे एक रूम में, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन जो हॉल है उसमें कैपेसिटी अगर 100 की है तो एक साथ 100 बैठेंगे। अब हमारे घर में जो रूम है उसमें भी 20 लोग खड़ा हो सकते हैं एक साथ, लेकिन 20 लोग हमेशा उसमें खड़े नहीं होते। अगर खड़े हो जाए किसी ओकेजन पे तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, लेकिन हॉल में दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम खड़े होंगे, जब हमारी जितनी कैपेसिटी है रूम की उतने लोग उसमें हैं, और सबको सांस लेने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे रूम में अगर कैपेसिटी कम रहेगी, उसका वॉल्यूम कम रहेगा, तो ऑक्सीजन तो कम ही रहेगा उसमें, हवा जितना रहेगा उसी में से, जैसे मान लो इसमें जितनी कैपेसिटी है उतना ऑक्सीजन है, मान लो 20-50 लोगों को ये हवा दे सकता है, पूरा कंफर्टेबली आप सांस ले सकते हैं, ठीक है। अब 100 लोग अगर बैठाना हो तो सब 100 लोग बैठने को तो बैठ जाएंगे इसमें, अगर हम और चेयर लगा दें, बेंच लगा दें, 100 लोग बैठ जाएंगे, लेकिन दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि अब सबको हवा चाहिए, उसी हवा में से सभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि जितनी रूम की वॉल्यूम है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली है तो यहाँ क्या है, हवा है, हवा भरी हुई है। यहाँ पे तुम्हारे पॉकेट में क्या है, हवा है। सब कुछ जो खाली है वहाँ क्या है, हवा है। अगर उस जगह को भी ऑक्युपाई कर लिया जाए तो अब वहाँ की हवा तो चली गई बाहर, और जो बाकी रूम में हिस्सा बचा वो और कम हवा रख रहा है। अब उसी में से ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।
लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए लेंथ ब्रीथ तो नहीं बढ़ा सकते, तो हाइट बढ़ा देते हैं कि पर्याप्त हवा सबको मिले, एयर की कमी से कोई मर न जाए, किसी का दम न घुट जाए, इसलिए बड़े बड़े हॉल बहुत हाइट पे बनाए जाते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है इसका लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम। अब यूनिट लिखते टाइम ध्यान देना, जब भी कहीं एरिया हो, चाहे कोई भी एरिया हो, सरफेस एरिया हो चाहे कोई नॉर्मल एरिया हो, कुछ भी हो, तो उसकी यूनिट क्या होती है? स्क्वायर यूनिट। उसको हमेशा स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं, क्योंकि दो डायमेंशन को हम मल्टीप्लाई किए रहते हैं। लेटरल सरफेस एरिया की भी यूनिट यही होगी, स्क्वायर यूनिट। लेकिन वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? इसमें अब देखो 3 डायमेंशंस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो स्क्वायर था वो क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो क्यूबिक यूनिट में इसको मेजर करते हैं, ध्यान रखना। यूनिट रखा है मतलब कि सेंटीमीटर में होगा तो क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो क्यूबिक मीटर। वैसे और भी कन्वर्जन किया जा सकता है, लीटर में भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्यूबाइड के बारे में था। क्यूबाइड के बाद हमें पढ़ना है जो वो क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब क्यूबाइड का ही एक्सटेंशन है। क्यूब क्या है? क्यूबाइड का ही एक्सटेंशन है। क्यूबाइड के अगर सभी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल हो जाए, इक्वल लेंथ के, इफ लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू, अगर उसको हम ए सपोज कर ले, तो उसको कहेंगे लेंथ ऑफ एज। लेंथ ऑफ एज की लेंथ अगर ए हो जाए तो वही क्यूब कहलाने लगेगा। अब उसका अगर एक स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ऐसा बनेगा। अब इसमें भी 6 सरफेस होंगे, लेकिन सब रेक्टेंगल नहीं होके अब स्क्वायर होंगे। क्या होंगे? स्क्वायर होंगे। इसकी हर साइड की लेंथ कितनी होगी? ए होगी। तो नंबर ऑफ सरफेस भी इसमें 6 ही रहेंगे। जब क्यूबाइड का ही ये थोड़ा सा क्यूबाइड को चेंज कर दिया गया तो क्यूब बन रहा है, तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ सरफेस इसमें भी 6 होंगे। नंबर ऑफ एज 12 होंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स 4 होंगे। सब कुछ सेम होगा इसमें, बस ये सब चेंज होगा। अब देखो, अब हम अलग अलग सरफेस की एरिया जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ ले रहे थे, किसी की लेंथ इनटू हाइट ले रहे थे। अब वो सब जब स्क्वायर है, इक्वल शेप के, इक्वल साइज के, तो सबकी एरिया इक्वल ही होगी। तो हम टोटल कितने सरफेस की एरिया निकाल रहे थे? टोटल सरफेस एरिया 6 सरफेस की। इसमें भी 6 सरफेस निकालेंगे, लेकिन सभी स्क्वायर है। स्क्वायर की एरिया क्या होती है? साइड का स्क्वायर, और उसका 6 टाइम्स कर देंगे। जब सभी सरफेस इक्वल है तो टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाता है 6a², वेयर a इज लेंथ ऑफ एज। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगी? लेटरल सरफेस एरिया में हम सिर्फ 2 सरफेस छोड़ दे रहे हैं, अपर और लोअर, तो 2 सरफेस माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 4a²। ये लेटरल सरफेस एरिया होगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? a क्यूब। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट की जगह a इनटू a रखेंगे तो क्या आएगा? a क्यूब। एक चीज यहां पे देखो, अभी बताना थोड़ा सा भूल गए हैं, वो है लेंथ ऑफ डायगोनल। क्या है? लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हैं? √l² प्लस b² प्लस h²। लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। जैसे 2 डायमेंशन में x² प्लस y² देता था हाइपोटेनस को, वैसे 3 डायमेंशन में लेंथ ब्रेथ और हाइट का स्क्वायर का सम क्या देगा? डायगोनल की लेंथ को। तो यहाँ पे l² प्लस b² प्लस h² होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायगोनल की लेंथ a² प्लस a² प्लस a²। अंडर रूट में a² बाहर होगा, अंडर रूट में क्या बचेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 बचेगा। तो बाहर निकल जाएगा a, बचेगा a√3। ये लेंथ ऑफ डायगोनल होगा। तो ये आपका क्यूबाइड है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे।